आज हम अपनी थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, AFS, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। इसके अंदर जो मेजर दो चैप्टर्स हैं हमारे पास, एक रेशो और एक आपका क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आएगा, मतलब पूरी बुक हमारी कितने की है, 20 मार्क्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनटू 2 कर दो, मतलब मैक्सिमम जब आप सॉल्व करोगे 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 30-35 मिनट सॉल्व हो जाना चाहिए आपको मैक्सिमम एक पेपर। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार गो थ्रू करते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 को, जल्दी से एक बार देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव कॉमन साइज था, उसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो आपको याद होना चाहिए। राइट, उसके बाद क्या आया हमारे पास, रेशोज एंड आपका कैश फ्लो। अगर बहुत एक सिंपल सा पॉइंट बोलूँ, अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी लगती है तो रेशोज चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। राइट, पर नंबर ऑफ रेशोज बहुत ज़्यादा है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू, लाइक बात करूँ मैं आपसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 1 या 2 पेज आप पढ़ते हो, पूरा बैलेंस शीट में आप बताना होता है, तो मुझे उसके कंपैरिजन में बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, बेटर लगता है। रेशोज़ को इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, 4 मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब मुझे यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं लगता उस चैप्टर के साथ, बट स्टिल हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको टफनेस लगती है तो लीस्ट प्रियोरिटी पे रेशोज़ को रखना अपनी, कि कुछ लूज़ भी हुआ तो ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट बैलेंस शीट हो गया, कंपैरेटिव हो गया, ये आपको उल्टा कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाले हैं। राइट, ठीक है, तो उल्टा इन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। कैश फ्लो तो करना ही पड़ेगा, 8 मार्क्स का चैप्टर है हमारा पूरा अच्छे से। ठीक है, तो आज हम क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स AFS के पर एक बार रिवाइज करेंगे, कोशिश ये करेंगे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, फिर पूरी बुक को इकट्ठा टेस्टिंग के मोड में हम प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, डन। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर 5 मिनट्स लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने जब चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करा था तो AFS था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद आया, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to understand and take economic decision. So what is analysis of financial statements? That is systematic process of analyzing the financial information contained in the financial statement in order to take economic decisions. But what is financial statement? Financial statement contains balance sheet, profit and loss, cash flow statement and notes to account. बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। कैसे बनता है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और CFS बनता है AS 3 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। राइट जी। अगर उसके बाद मैं आपसे बात करूँ नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, ये पार्ट ऑफ दी बैलेंस शीट होता है, आपको पता है ये वाली बात। और नोट्स टू अकाउंट्स हम कितने बनाते हैं बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल का भी, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी। ठीक है, सब चीज़ों के लॉन्ग आपके क्या बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। डन। चलिए जी, उसके बाद हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल आप याद रखो। सबसे पहले हमें अपनी सॉल्वेंसी चेक करनी होती है, फिर लिक्विडिटी चेक करनी होती है, हम कितने सॉल्वेंट हैं, कितने लिक्विड, हमारी लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब अर्निंग कैपेसिटी, और कितना हमारी अंदर एफिशिएंसी है। तो ये चारों टाइप के रेशोज़ हैं और कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में। रेशोज़ पता है ना, रेशोज़ 4 टाइप के हैं। एक हमारा लिक्विडिटी रेशोज़, एक सॉल्वेंसी रेशोज़, एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी नहीं एफिशिएंसी बोल दो आप, क्या बोल दो, एफिशिएंसी रेशोज़ हो गए वो हमारे, प्लस साथ में क्या हो गए हमारे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, साथ में कंपैरिजन, और क्या हो गया हमारा, प्रिपेयरिंग बजट्स। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, खत्म। टूल्स क्या है, कैसे हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। वी हैव डिफरेंट टूल्स, हमारे चैप्टर्स है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एंड कैश फ्लो। लिमिटेशंस क्या है, सबसे बड़ी हिस्टोरिकल है, मतलब पास्ट। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, पास्ट। हम सिर्फ पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं। प्राइस लेवल चेंजेस, पास्ट के मुकाबले में करंट ईयर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी होती है कभी कभी, तो पास्ट को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं करंट से, तो उसके बीच में क्या होता है, आपका एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है, इन्फ्लेशन का। उस इन्फ्लेशन के फैक्टर को रिमूव करने के लिए हम जब भी GDP 2 पार्ट पे निकालते हैं अपना, नॉमिनल और रियल GDP। रियल GDP में क्या होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन फैक्टर है उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़। उसके बाद इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम बारे में बात नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बट कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो ऑनर्स हैं, वो उतने अच्छे लोग नहीं हैं।
तो वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है। या फिर एक कंपनी की बैलेंस शीट उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, डन, बट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। तो की ग्रुप ऑफ पर्सन, मैनेजमेंट क्या होता है, की ग्रुप ऑफ पर्सन। आपको जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है बहुत नैरो पढ़ाई जाती है, ठीक है। आप मैनेजमेंट को आप ठीक से समझते नहीं। मैनेजमेंट को दो सेंस में बोला जाता है। मैनेजमेंट वन सेंस में हमेशा क्या होती है, की ग्रुप ऑफ पर्सन। सोचो मैनेजमेंट की ग्रुप ऑफ पर्सन, जो टॉप लेवल के CFO CEO, ठीक है, ये जो लोग होते हैं इनको की ग्रुप ऑफ पर्सन बोलते हैं, ठीक है। ये लोग आपके सारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो देखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, याद आ रहा है, ठीक है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट, ठीक। पर व्हाट इज मैनेजमेंट, की ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको कि समटाइम्स क्या होता है कि की ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं ना वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस के, ठीक है, डन। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल बायसनेस बहुत होती है रेशोज़ के अंदर। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है कि हम जो रेशोज़ के अंदर क्या करते हैं, दैट इज़ अपने अकॉर्डिंग फिगर्स को चेंज करते हैं, ठीक है, और कभी कभी विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं, राइट। पर्सनल बायस में अपने अकॉर्डिंग क्या ऐड करना है, क्या हटाना है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, आप सब अपने जो बेस्ट 4 मार्क्स लगाओगे उसके अंदर आप किसको लोगे, फिजिकल को, ठीक है, वो क्या विंडो ड्रेसिंग, वहाँ से आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको सपोज मैथ्स है तो मैथ्स को एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपने वो सब्जेक्ट हटा दिया जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, उसको ऐड ऑन कर लिया जो उसमें आपके मार्क्स के जाते, ताकि आपकी एक एवरेज अच्छी बन जाए, राइट। तो रेशोज़ भी एक तरीके से एवरेज ही होती है। तो हम यहाँ पे करते कभी कभी अपने अकॉर्डिंग कुछ फिगर्स को, कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, कुछ को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लाइक मुझे इस साल अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो मैंने डेप्रीशिएशन कम लगा दिया, या फिर प्रोविज़न बनाया ही नहीं जानबूझ के, कि प्रोविज़न बनाना ना बनाना मेरे हाथ में होता है, डेप्रीशिएशन लगाना ना लगाना, कितना लगाना है वो मेरे हाथ में होता है, मैनेजमेंट के, किसके हाथ में होता है, मैनेजमेंट पे। तो ऐसे करके मैनिपुलेशन कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम। अब वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, एंड लाइक हर कंट्री हर की अपनी अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है, तो सबकी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से कभी कभी कंपैरिजन मीनिंगलेस हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। आपने कुछ और प्रैक्टिस से अकाउंटिंग करी, उसने किसी और प्रैक्टिस से करी, अब दोनों की प्रैक्टिस अलग है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी अकाउंटिंग के साथ। अकाउंटिंग की प्रॉब्लम सही और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या देखना है, हिस्टोरिकल को कर रहे हैं, उसके बाद क्या प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर हो रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग है, पर्सनल बायसनेस है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, इग्नोर, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, यूज़र्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होंगे वैसे तो, ठीक है। उसके यूजेस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कट कर दो, ये नॉट इम्पॉर्टेंट कर दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, होगा एक बार देख लेना। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। प्रोसेस में सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट करते हैं, किसको, अपनी स्टेटमेंट्स को। वैसे नॉर्मली करंट ईयर पहले आता है, प्रीवियस ईयर कहाँ आता है, बाद में। पर रीअरेंजमेंट हम क्या करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर, फिर क्या होता है आपके पास कंपैरेटिव कॉमन साइज में, पहले क्या होता है आपके पास ऊपर क्वेश्चन में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, फिर हम क्या करते हैं उसको प्रीवियस और करंट ईयर, तो ये रीअरेंजमेंट है। तो कि हमें अपने अकॉर्डिंग डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कंपेयर कर सके। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं और क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। अब एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी। अब देख रहे हो वही चीज़ हो गई जो हम आगे करते हैं, और साथ में क्या हो गया, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ कुछ पॉइंट्स की, दैट इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। जब सामने वाले से फॉर एग्जांपल अभी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे अकाउंट्स के, कुछ किसी कंपनी के बारे में कुछ करा होगा, तो आपने क्या करा था, एक्सटर्नल एनालिसिस, यू आर दी एक्सटर्नल टू दी कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो बाहर वाले लोग जब हमारा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एक्सटर्नल है। जब आपकी मैनेजमेंट खुद आपका एनालिसिस कर रही है, जब बाहर वाले आपको कुछ कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या एक्सटर्नल। जब आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरनल हो गया। क्या हो गया, इंटरनल, ठीक है जी। इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, इंट्रा इज व्हाट आपका, जब हम अपने पास से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। इसको हम टाइम सीरीज भी कहते हैं, ट्रेंड भी कहते हैं, ये सब चीज़ें ना ऑल्टरनेटिव नेम पढ़ के जाना, एग्जाम में काम करेंगे यही। इंटर फर्म क्या होता है, जब दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन होता है, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल भी कहते हैं, राइट। दो फर्म्स के बीच के कंपैरिजन को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है,
ऐसे होता है। वर्टिकल कैसे होता है, सॉरी ऐसे होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हो आप अपनी लास्ट टाइम आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स थे, इस बार कितने मार्क्स हैं। लास्ट टाइम इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, इस बार कितने मार्क्स हैं। दैट इज कॉल्ड सेम आइटम। आइटम क्या हो गया, अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, लास्ट ईयर इस ईयर। समझ आया ये चीज़। लाइक लास्ट टाइम असेट्स कितने थे, अभी असेट्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आता है एब्सोल्यूट चेंज आता है और परसेंटेज चेंज। अब तो समझते हो एब्सोल्यूट चेंज एंड क्या आता है, परसेंटेज। ये कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, इसको हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टाइम सीरीज, हॉरिजॉन्टल को। वर्टिकल में हम कॉमन साइज़ को ऐड कर, ऊपर लिख लो बड़ा बड़ा, कॉमन साइज़ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, कॉमन साइज़। और यहाँ पे किसकी बात कर रही है, कंपैरेटिव की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, कंपैरेटिव। लिख लो ये वाली बात, ये कंपैरेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, कॉमन साइज। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, इट रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन पीरियड और इट डील्स विद डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज चेंज वर्ड नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे परसेंटेज चेंज वर्ड नहीं है। वहाँ पे क्या था, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज। और यहाँ पे वर्ड क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज। याद करो, आप वर्टिकल में ही तो कर रहे थे। ठीक है, मेरे टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स आए आपके। अब उस टोटल मार्क्स, सबसे बेस्ट मार्क्स किस में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं या हिंदी में आ रहे हैं या आपका अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, वो हो गए, उनमें से कंपेयर करना। डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड, डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड इज व्हाट इज माय वर्टिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो बस इतना ही हो गया आपका ये, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 1 डन है ये। ठीक है, 10 मिनट्स लिए हमने, ख़त्म कर दिया इसको। ऑल वेल, थोड़ा याद हो गया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसे मीनिंग देखते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मीनिंग के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स, लिमिटेशन, ये याद करें। ऑब्जेक्टिव ही एडवांटेज है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव ही क्या होते हैं, एडवांटेज। ठीक है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसेस को एक बार देख लेना, पहले रीअरेंजमेंट, फिर कंपेयर, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन, RCAI। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, एक्सटर्नल, और क्या बोला मेरे बच्चे, इंटरनल एनालिसिस। फिर क्या बोला इन्होंने, इंट्राफॉर्म, और क्या हो गया, इंटरफॉर्म। यस और नो। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 हमारे अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको, दैट इज़ कि एक होता है सेक्शन 128। क्या होता है मेरे बच्चे, सेक्शन, जहाँ पे स्पेस है लिख सकते हो थोड़ा बहुत। सेक्शन 128 के अंदर दो बातें बता रखी हैं। सेक्शन 128 में क्या बोला हुआ है, जो हमारी बुक कीपिंग होती है कंपनीज़ की, किसकी, कंपनीज़ की, उनमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो डबल एंट्री होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, अक्रूवल। एक बोला हुआ है डबल एंट्री प्लस साथ में क्या होनी चाहिए, अक्रूवल। और सेक्शन 129 में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, सेक्शन 129 होता है। सेक्शन 129 में ये लिखा हुआ है, दैट इज़ जो अकाउंटिंग होगी ना, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी, उनमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, और उसमें क्या फॉलो होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फॉलो होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, दो पार्ट हो गई, बात हो गई, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 1 है, और ये क्या है, पार्ट 2। ये भी एग्जाम क्वेश्चन रह चुका है अपने आप में। बैलेंस शीट में क्या होता है, पार्ट 1, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, पार्ट 2। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट क्या है, पार्ट 1। शेड्यूल 3 का, किसका, शेड्यूल 3 का। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग होती है, सिर्फ क्या होती है, अकाउंटिंग। तो सेक्शन 128 में बात करिए बुक कीपिंग की, सेक्शन 129 में बात करिए अकाउंटिंग की। ध्यान, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग याद है। अकाउंटिंग ईयर एंड में होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बुक्स को मेंटेन करना, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग ईयर एंड में होता है मेरा बच्चा, क्या होता है, ईयर के एंड में। याद हो गया ये चीज़। देखो, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम शॉर्टकट में बात करें, हमने देखा था इसको SRS, याद है आपको, क्या देखा था, SRS। फिर उसके बाद हमने क्या पे करा था, हमारा अपना कॉन्सेप्ट था बीटॉप, और यहाँ पे भी क्या था मेरे बच्चे, बीटॉप। ठीक है, नॉन करंट असेट्स के अंदर हमने करा था, याद करो, और करंट असेट्स में करा था हमने
IIT लॉग। एक्चुअली मैंने ऐसे क्यों बना रखा है, ठीक है, हो सकता है कहीं आपको और सिंपल वे में, पर हम यहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, हम इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता इसका, मतलब सीक्वेंस चेंज कर ही नहीं सकते, एक ऊपर नीचे वो याद कराने की छोटे लेवल पे कोई कर ले, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है वो चीज़। सबसे पहले एस का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल, आर का मतलब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, और ये क्या है, शेयर वारंट। ठीक है, अब मैं वो आइटम बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, ये दोनों एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, शेयर वारंट्स में आप शेयर होल्डर बनोगे, पर अभी बने नहीं हो, आपके पास एक तरीके से कूपन मिल चुका है, एक राइट मिल चुका है, क्या मिल चुका है आपको, एक राइट मिल गया है। गिव्स राइट टू शेयर होल्डर वर्ड नहीं है, पाप है ये वर्ड, सिर्फ होल्डर वर्ड यूज़ करोगे, अभी आप शेयर होल्डर नहीं बने हो आप। टू गेट इक्विटी शेयर, वो भी कब मिलेंगे, फ्यूचर में। क्या मिलेंगे, प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब प्राइस आज बता दिया है, पर शेयर्स कब मिलेंगे, फ्यूचर में। कौन से शेयर मिलेंगे, इक्विटी शेयर। किसको मिलेंगे, जिसके पास वो होल्ड कर रहा होगा, किसको, इस राइट को। राइट मतलब कूपन, यस और नो। तो व्हाट आर शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स आर दी इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जैसे मनी देखते हो, मनी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो एक इंस्ट्रूमेंट है, पीस ऑफ पेपर, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। लाइक ऐसे ही वारंट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, पीस ऑफ पेपर है, बट दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइक अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स होल्डर, जिसने होल्ड कर रखा है उसको, जिसने होल्ड कर रखा है, दैट इज कॉल्ड होल्डर। होल्डर वर्ड समझ आ रहा है, जिसने होल्ड करा हुआ है, जिसके पास है, ठीक है, होल्डर। टू गेट इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्राइस आज बता दिया, पर शेयर मिलेंगे फ्यूचर में, टेंशन मत लो, पर पक्का मिलेंगे, इसलिए तुम्हें घर के अंदर रखा हुआ है हमने, तो मेरी फैमिली का पार्ट हो। शेयर होल्डर फंड इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। बट शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो भाई अभी मैं देखूंगा, बताऊंगा, चाहिए दूंगा तो ठीक है, घर में आ जाना, वरना घर से बाहर निकल जाना। शेयर होल्डर पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है आप सबको, अरे यार मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ आप सबको। आज के ज़माने में शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं है, इसकी जगह कॉन्सेप्ट आ चुका है ASBA, याद है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, और इसके ऊपर फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पूरी बुक का सिलेबस है हमारा, और उसमें होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशंस अप्लाई करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट नहीं होती, बस ब्लॉक्ड हो जाती है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। और अगर शेयर मिल गए तो आपके अकाउंट से निकल के कंपनी अकाउंट में जाएगी, वरना वो वापस उसको, मतलब मैं बोलूँगा खोल देंगे, पैसा अपना यूज़ कर, अनब्लॉक कर देंगे, राइट। उसका बेनिफिट क्या, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है आपके पैसों पर, ठीक है। तो चलिए जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, दैट इज़ कि हमारे पास क्या होता है, आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ASBA। तो ASBA वाला बस याद रख के जाना, इसमें क्या होता है कि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं होता, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है जी। चलिए जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें मेरे बच्चे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, बी टॉप में क्या हो गया, बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, ओ मतलब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एल का मतलब बी टॉप है, सॉरी, हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नीचे भी क्या है, बस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर्स, एंड क्या हो गया हमारे पास आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर हम बात करें यहाँ पे डिबेंचर्स, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, याद है आपको। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वारंटी क्लेम, ग्रेचुटी है, एंड है ये, एंड अर्न लीव, ये लो, ग्रेचुटी एंड अर्न लीव। व्हाट इज ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होती है, किसी बच्चे को पता है? ग्रेचुटी वर्ड क्या होता है, किसी को पता है? आपने पढ़ा हो कहीं पे, तो पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी आता है ये, हाँ ये तो पता है, इकोनॉमिक्स में आता है। ग्रेचुटी वर्ड आया ग्रेटिट्यूड से, वर्ड का है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आप तो साइकोलॉजी वाले बच्चे हो, ग्रेटिट्यूड क्या होता है बताओ मुझे? एथिक्स होता है, दैट्स को थैंक, मतलब थैंक्स फील करवाना, किसी को, सामने वाले को एहसास दिलवाना कि आपको थैंक यू फील करना है सुबह उठ के डेली, राइट, दैट्स कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड इस व्हाट कि थैंक कर रहे हैं हम किसी को, लाइक जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो 20 साल 25 साल आप सर्व करा, तो एज अ लाइक आपको थैंक्स करना है उसको, तो आप उसको पैसे देते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के अंदर जो ग्रेचुटी होती है वो 20 लाख के आसपास होती है। कितनी होती है? 20 लाख, आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ ये। तो 20 लाख की उसको ग्रेचुटी मिलेगी अगर वो रिटायरमेंट पूरी फुल एज में जाके लेता है, मतलब 60 ईयर्स के आसपास, ठीक है।
चलिए जी, ये बात हो गई। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको यहाँ पर, ये हो गया। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी बहुत बड़ा है, बताता हूँ तुम्हें अभी मैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे ना तुम्हारे पास थोड़ा सा ये आ जाएगा, ये चीज़ें, ये ना रिटायरमेंट बेनिफिट और ग्रेचुटी, अर्न लीव, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसका मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स को ब्रॉडली ऐसे बोल दिया इन्होंने। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, अर्न लीव वगैरह, ठीक है। बट जब भी सब चीज़ें आएंगी आपकी, तो आप इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट बोलोगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है जी। अब हम पहले नीचे आते हैं। अब हमारे पास शेयर कैपिटल है, याद है आपको अच्छे से, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, याद आता है। दैट इज क्या हो गया ये मेरा AIS। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? आज मैं आपसे पूछूंगा ऑथराइज कैपिटल क्या है, थोड़ा अलग है तुम्हारी उसमें, कट करके ठीक कर सकते हो। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? मैक्सिमम कैपिटल कहाँ पे गिवन होती है? MOA। कहाँ पे गिवन होती है? MOA। व्हाट इज इशूड कैपिटल? ऑफर टू पब्लिक, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें इस चीज़ को तो लिख भी सकते हैं ना। ऑथराइज क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल। कहाँ गिवन होती है? MOA में, याद करो। इशूड मतलब क्या होता है? ऑफर टू पब्लिक। और सब्सक्राइब क्या हो गया? परचेज बाय पब्लिक, परचेज बाय पब्लिक। और मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपने ध्यान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अब फुली पेड शेयर है, बहुत अच्छी बात है। नॉट फुली पेड में क्या होता है, हमने कॉल्ड अप करा पर उसने पेमेंट नहीं करी, तो कॉल्स इन अर्लियर कहाँ पे आता है? शेयर कैपिटल में डिडक्ट होके आता है, ठीक है। शेयर फॉर फीचर, ये हो गया आपका, राइट। शेयर फॉर फीचर यही हो गया, ठीक। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ऑल इज़ वेल, किसी को दिक्कत? पक्का, ठीक है। तो ये हो गया, डन। अब उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसमें ना ये याद करके जाना एग्जाम के लिए, ये याद करके जाओ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स याद करके जाना है। रिजर्व एंड सरप्लस, याद है आपके पास क्या आता है इसके अंदर? कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, DRR, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस दोनों आते हैं। ये एक नया पॉइंट है, याद करके जाना एग्जाम में। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अनअमोर्टाइज्ड कैपिटल लॉसेस। अनअमोर्टाइज्ड मतलब जिसको राइट ऑफ नहीं करा, जिसको राइट ऑफ नहीं करा। जनरली लॉस ऑन इशू राइट ऑफ हो जाता है, याद है। लॉस ऑन इशू करते हैं हम राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना, पर अनअमोर्टाइज मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोनों, ये और ये ध्यान रखना, ये भी माइनस में आता है और ये भी क्या आता है मेरे बच्चे? माइनस में आता है। दोनों क्या आते हैं? माइनस में आते हैं, पता होना चाहिए वाली बात आपको, ठीक है जी। और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये किसके लिए अगेंस्ट है? ESOP के अगेंस्ट में है। किसके अगेंस्ट में है ये? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो उसका प्रोविजन एक तरीके से रिजर्व बना के रखा हुआ है हमने कि एम्प्लॉइज़ को हम क्या देंगे? शेयर्स देंगे फ्यूचर में, ESOP के पार्ट है ये। एंड प्लस साथ में अनअमोर्टाइज कैपिटल लॉसेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, डन। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये दोनों एक ही होती हैं। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्या बोला मैंने? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, याद आ गया। अब सुनना मेरी बात, अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट नीचे। अब यहाँ पे बहुत, ये मैंने पहले से ऐसे ही बना के दे रखा था, याद है आपको? अदर करंट लाइबिलिटीज़, बहुत लंबा चौड़ा आइटम है ये। इसके अंदर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देखो आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, बस एक अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये अक्रूड एंड ड्यू है, दोनों आउटस्टैंडिंग है। दोनों क्या है? आउटस्टैंडिंग। उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्या है? अनपेड डिविडेंड इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, ये भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, अनपेड डिविडेंड। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी आउटस्टैंडिंग है एक तरीके से। PF पेबल, PF भी आउटस्टैंडिंग, ESI पेबल ये भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। और एक और पॉइंट लिख लो, अर्न्ड लीव्स,
अर्न लीव्स इनकैशेबल, बस वर्ड आएगा अर्न लीव इनकैशेबल, जहाँ पे समझ अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा, वो क्या आएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया मैंने भी आपको, सुनना मेरी बात। कितने सारे आउटस्टैंडिंग है, हेलो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दो टाइप के हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, दो टाइप के, एक ड्यू और एक नॉट ड्यू। उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिविडेंड मतलब अनपेड डिविडेंड, तीन हो गए आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पीएफ पेबल इज आउटस्टैंडिंग, ईएसआई पेबल इज आउटस्टैंडिंग, और अर्न लीव इनकैशेबल ये भी आउटस्टैंडिंग है, पर तीनों अदर करंट लायबिलिटी उसकी ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये दो आइटम आ गए शेयर कैपिटल से। एक एक्सेस एप्लीकेशन मनी, याद है रिफंड कर देते हैं हम, जब तक रिफंड नहीं करते तक अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है। और उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, क्या आ गया, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर आता है। उसके बाद डेट से आया अनपेड मिच्योर्ड डेट्स, क्या है अनपेड मिच्योर्ड डेट। ये डेट्स कुछ नहीं, डिबेंचर्स की बात कर रहा है मेरा बच्चा, किसकी बात कर रहा है, डिबेंचर्स की। याद हो गया, थोड़ा हम डीपली याद करेंगे आज, ठीक है। तो अदर करंट लायबिलिटी को सुनो सुनो, अभी जो पॉइंट्स है अदर करंट लायबिलिटी में कितने पॉइंट्स हो गए, 11 पॉइंट्स हैं, क्या मेरे बच्चे 11 पॉइंट्स, 10 नहीं अब 11 हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसके दो पार्ट है, ड्यू बट नॉट ड्यू, दो पार्ट हो गए। आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद पीएफ पेबल, ईएसआई पेबल, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारा, अर्न लीव इनकैशेबल, ठीक है, अर्न लीव इनकैशेबल, ध्यान रखना तब आएगा वो यहाँ पे, वरना अर्न लीव ऊपर आता है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है। उसके बाद अब शेयर कैपिटल से दो पॉइंट्स कनेक्टेड है यहाँ पे, एक्सेस मनी एप्लीकेशन जो ड्यू फॉर रिफंड है, और कॉल्स इन एडवांस। और उसके बाद एक आ गया अनपेड मैच्योर्ड डेट। अब मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने डिबेंचर इशू करे, क्या करे मैंने, डिबेंचर। अभी कॉन्सेप्ट समझना, आज मैं इस चैप्टर में हो सकता है टाइम लगा दूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत डीपली आपको जाके सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अब तुम थोड़े से मैच्योर हो चुके हो। डिबेंचर इशू करे मैंने, अब डिबेंचर 30 लाख के हैं, क्या मेरे बच्चे 30 लाख के। अब इसमें से एक डिबेंचर जो है, ठीक है, वो उनका टाइम पीरियड जो पेंडिंग टाइम पीरियड है, क्या बोला मैंने, पेंडिंग टाइम पीरियड है, वो है 16 मंथ्स, क्या है 16 मंथ्स, डन। कितना है 16 मंथ्स। एक का टाइम पीरियड है 10 मंथ्स, और एक क्या हो गया, क्योंकि मैच्योरिटी डेट आ गई है, मैच्योर हो गए, क्या हो गए हैं वो, मैच्योर हो गए हैं। अब जिसका टाइम पीरियड 16 मंथ्स है उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसका 10 महीने रह गया क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्या बोलते हैं, करंट मैच्योरिटी मतलब आने वाली है, करंट मतलब आने वाली है ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और जो मैच्योर होने वाले हैं, मैच्योर हो गए, मैच्योर मतलब ड्यू डेट आ गई पर पेमेंट नहीं करी, अदर करंट लायबिलिटी, ये लो अनपेड मैच्योर डेट। तो वही डेट है 30 लाख के। अब 30 लाख के डिबेंचर नजर आ रहे हैं मेरे बैलेंस शीट में, पर उनमें से एक का टाइम पीरियड 16 महीने का है, एक का टाइम पीरियड कितना 10 महीने का, एक का आ चुका है, जिसका आ चुका है अदर करंट, जिसका आने वाला है शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसका 12 महीने बाद आएगा, क्या हो गया वो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या हो गया, यहाँ तक समझ आए सबको। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखो, कोई भी नहीं बताएगा ये चीज़, अब समझो ढंग से। अब थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद 1/7 को मैंने डिबेंचर इशू करे, ठीक है, 1/7 को नहीं, 1/10 को करे। डिबेंचर की जो डिबेंचर थे वो 15 महीने के डिबेंचर थे, क्या थे मेरे बच्चे, 15 महीने के डिबेंचर थे। बताओ शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, मैंने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर 15 महीने के हैं, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। सर 15 महीने लिख के शॉर्ट टर्म कैसे बोल रहे हो आप, सुन मेरी बात, हम यहाँ से काउंट ही नहीं करेंगे जिस दिन इशू करें, हम बैलेंस शीट डेट से काउंट करते हैं। बैलेंस शीट डेट तक आते आते कितने टाइम पीरियड बीत जाएगा इसका, 6 महीने। और बैलेंस शीट बन रही है ना, तो बैलेंस शीट डेट क्या 31 मार्च होती है, क्या 31 मार्च। तो 31 मार्च तक 6 महीने लेस कर दो इसमें से, तो कितने महीने रह गए इसके, 9 महीने। तो बैलेंस शीट डेट से काउंट होता है हमेशा,
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कहाँ से चेक करते हैं हम? जिस दिन हमने इशू करे उस दिन से काउंट नहीं करे। बैलेंस शीट डेट से कितना टाइम पीरियड पेंडिंग है उस पर डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किस पर डिपेंड करता है? बैलेंस शीट डेट से, जिस दिन इशू करा उससे नहीं। हमने डिबेंचर इशू करे सपोज 18 महीने के, ठीक है, पर कब करे ये तो देखो ना आप। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप पूछो कब करे। आप देखो एक होता है रट्टा, जो मैंने यदि आपने एग्जांपल रट लिया, एक होता है कॉन्सेप्चुअल इंसान। कॉन्सेप्चुअल इंसान हमेशा लॉजिकली पहले पूछेगा। आपके पूरी स्कूल लाइफ खत्म हो गई, स्कूल लाइफ खत्म होते वक्त एक चीज़ स्कूल ने कभी भी नहीं सिखाई कि क्वेश्चनिंग करना ज़बरदस्त हर चीज़ के ऊपर, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, उसका आंसर देना, स्कूल लाइफ कभी नहीं सिखाता। और लाइफ में रियल लॉजिक ही होता है क्वेश्चनिंग करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब क्वेश्चनिंग करने का माइंड आपका आ जाता है तो उसका मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो और समझ के आपको अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ग्रो करोगे लाइफ में। वरना तो सब रट्टाफिकेशन है, वो भूल जाओ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे अब डिबेंचर से बोला हमने डिबेंचर इशू करे, ठीक है, उसने बोला 20 मंथ्स के लिए, से फॉर एग्जाम्पल आप पूछो किस दिन इशू करे, डेट तो बताओ, वहाँ से जजमेंट करूँगा मैं, ठीक है। और मेरी बैलेंस शीट डेट कब है, सब चीज़ें पूछ कर फिर आंसर देना होता है, रैंडम कुछ नहीं होता। तो इतनी अगर माइंड के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो कि आप हर चीज़ को लॉजिकल सेंस में समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। ऑल वेल क्लियर आज ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इसमें रटने वाली बात नहीं होती, समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो अभी मैंने शेयर कैपिटल का एक ऊपर वाला पार्ट पढ़ाया। अब हम बात करते हैं वापस से एक बार 2 मिनट में रिवाइज करते हैं लाइबिलिटी साइड पूरी, ठीक है। सबसे पहले तो हम SRS देखते हैं, याद है आपको? सबसे पहले हम क्या देखते हैं मेरे बच्चे? SRS के अंदर क्या है? SRS ये क्या है? बी टॉप। फिर क्या है? बी टॉप। इसके अलावा अगर आपको किसी ने भी कुछ भी बताया हो जिसमें सीक्वेंस चेंज हो रहा हो तो याद मत कर लेना, टेक्निकली गलत है वो चीज़। मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें सीक्वेंस चेंज नहीं है, आपको सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हम। एस मतलब शेयर कैपिटल, आर मतलब रिजर्व, एस मतलब शेयर वारंट। उसके बाद आपके आगे शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट्स, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन ड्यू फॉर रिफंड अलग वर्ड है, शेयर एप्लीकेशन ड्यू फॉर रिफंड अदर करंट लायबिलिटीज। शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका पेंडिंग रखा हुआ है, अभी हाँ या ना नहीं करी हमने, हाँ या ना करी। तो शेयर एप्लीकेशन जो आई, जिसको हाँ कर दिया, जिसको हाँ कर दिया वो कैपिटल, जिसको हाँ या ना अभी तक कुछ नहीं करा वो पेंडिंग में है, उसको बाहर रखा हुआ है। और जिसको रिजेक्ट कर दिया पर उसको पेमेंट नहीं करी वापस, वो अदर करंट लायबिलिटी ड्यू फॉर रिफंड। शेयर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, रिजेक्शन वाली कहाँ आएगी? अदर करंट लायबिलिटी में। जिसको हाँ या ना ही करा वो कहाँ? सेकंड नंबर पे। और जिसको हमने एक्सेप्टेंस दे दी, मतलब जिसको हमने क्या कर दिया, शेयर्स को अलॉट कर दिया, वो शेयर कैपिटल क्या बन गया? वो शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन के भी 3 पार्ट हैं, राइट? अब समझ आ गया। और जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको शेयर अलॉट हो जाते हैं, तो क्या हो गया? वो शेयर कैपिटल में चला गया, याद है? जिसको अभी हाँ या ना नहीं करा, मतलब जिसको रिजेक्ट कर दिया ऐसे बोलते हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिया अदर करंट लायबिलिटी। और जिसमें क्या है, अभी नॉट क्लियर, अभी क्लियर नहीं है, तो पॉइंट नंबर 2 में आएगा ये शेयर एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक शेयर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, शेयर कैपिटल में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब नंबर 1 सबसे पहले बोला इन्होंने AIS पता है? ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। ऑथराइज इज मैक्सिमम कैपिटल गिवन इन MOA, इशूड मतलब ऑफर टू पब्लिक, सब्सक्राइब मतलब परचेज बाय पब्लिक, ठीक है। और वो होती 90% एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। अब सब्सक्राइब होगी इसको A पार्ट, सर ने बोला, B पार्ट बोला सर ने। A पार्ट क्या था? फुली पेड। B पार्ट क्या था? नॉट फुली पेड। उसी में क्या आता है? कॉल्स एंड एरियर। उसमें क्या आता है? और फिर क्या ऐड उसका इसके अंदर? कॉल्स एंड, आप सॉरी, अरे नलायक, शेयर है, हाँ, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर सर ने बताया अमाउंट रिसीव्ड आता है, क्या आता है? अमाउंट। वो घर का नालायक बच्चा जिसको घर से बाहर निकाल दिया, फॉरफिट हो गया है, क्या है वो? घर का नालायक बच्चा जिसको घर से बाहर नहीं निकाला अभी तक, वो B पार्ट में है। वो सबसे अच्छे बच्चे A पार्ट में आते हैं, फुली पेड। वो नालायक बच्चे जिनको घर से बाहर, डिफॉल्टर है पर बाहर निकला, B पार्ट, कॉल्स एंड एरियर वाले।
और जिनको फोरफिट कर दिया हमने, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, तुमने पेमेंट नहीं करी, शेयर फोरफिट। और शेयर फोरफिट में क्या आता है, अमाउंट रिसीव्ड इग्नोरिंग प्रीमियम। अगर फोरफिट हो गया, रीइशू हो गया, तो वापस कहाँ चला जाएगा, जो रीइशू हो गया, जो क्या हो गया, रीइशू हो गया। याद आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तभी मैं दोनों बुक को साथ साथ करता हूँ। जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे दोनों बुक को साथ रिवाइज करेंगे बहुत ज़्यादा, जब एफ के अंदर करेंगे हम इसको। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने क्या बोला आपको, दैट इज सबसे पहले बेसिक है जर्नल रिजर्व, सुनना, फिर कैपिटल रिजर्व, उसका साथ साथ है, उसका भाई है ये दोनों, GR CR, फिर आगे CRR DRR, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका कॉम्बो में क्या था, रिवैल्यूएशन सरप्लस। याद आया कुछ कुछ, ये हो गए 6 हो गए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और फिर क्या हो गया, ये सरप्लस है, क्या है मेरे बच्चे, ये सारे क्या थे, रिजर्व्स। अच्छा एक काम करते हैं, रिजर्व में एक चीज़ और आती है, वो कहता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये सारे रिजर्व। सरप्लस में क्या आ गया आपके पास, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और 2 नेगेटिव आइटम्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और अनअमोटाइज्ड। याद है वर्ड अनअमोटाइज्ड। मेरे ख्याल में अब बेटर हो गया चैप्टर, ठीक है, समझ आ गया ये चीज़, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हमने कर लिया था, ये हो गया था। लॉन्ग टर्म बोरिंग, बस ये चीज़ याद करके जानी है। अब सब बात सर ने बोला डिबेंचर की, जब बात क्या बोला सर ने, डिबेंचर्स की। डिबेंचर जो जिनका टाइम पीरियड मैं टाइम पीरियड से कनेक्ट कर रहा हूँ, टाइम पीरियड 20 मंथ्स का है पेंडिंग, पर कहाँ से, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, जिस दिन से इशू करा उस दिन से नहीं, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो उसमें क्या होता है, वो हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जिसका टाइम पीरियड 10 मंथ्स का रह गया है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या हो गई वो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और जिसका टाइम पीरियड आ गया है, ऐसे बोलते जीरो ख़त्म, मैच्योर हो चुका है, उसको पेमेंट करनी नहीं कर पा रहे हो, अदर करंट लाइबिलिटी है, तो वही शेयर्स पढ़ा दिए, डिबेंचर्स पढ़ा दिए, ठीक है। अब डेफर टैक्स लाइबिलिटी में नहीं पूछेगा, कट मार दो इसको बिल्कुल भी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ में है, वो पता है क्या है, आपकी प्रीमियम। चलिए जी, तो यहाँ पे POR ये इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर हो, आपको फर्क, POR प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ रहा है। और जो भी आइटम यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं मेरे बच्चे आपके, वो सारे के सारे आइटम्स आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ था, यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में चेक करना, जल्दी चेक करो बेटा, और क्या था, हाँ, ट्रेड पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, वर्ड के लिखा है, तो समझ आ रहा है, फ्रॉम दी बैलेंस शीट डेट। ट्रेड पेबल जो 12 महीने इनका टाइम पीरियड रह गया बैलेंस शीट डेट से, मतलब 31 मार्च, मतलब क्या हो गया। और ऑपरेटिंग साइकिल याद है, अभी हम पढ़ लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल को भी। तो ये हमने कवर अप कर लिया ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ POR याद रखना, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वारंटी क्लेम्स, ग्रेचुटी एंड अर्न लीव, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या होता है आपका मेरा बच्चा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या आ गया आपका, दैट इज लोन्स हैं जो पेबल ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड वाले CC, एंड उसके बाद क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एक पॉइंट और था मेरे ख्याल में, ठीक है, करंट मैच्योरिटी। क्या हो गया, करंट मैच्योरिटी। एक हो गया पेबल ऑन डिमांड, DD, डिमांड मतलब DD, लोन पेबल ऑन डिमांड, CC कैश क्रेडिट, बैंक ओवर OD, एक OD याद कर लो, एक हो गया OD, एक को क्या हो गया आपका OD, और एक क्या हो गया करंट मैच्योरिटी वाले, क्या हो गया हमारे करंट मैच्योरिटी, याद हो गया यहीं पे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी एक समरी और दे दूंगा इस चैप्टर की, ठीक
ठीक है, और समराइज कर दूंगा इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में आपके सामने। अदर करंट लायबिलिटी में याद है हमने एक तो पढ़ा था मोटा मोटा आउटस्टैंडिंग, पर हमारे आउटस्टैंडिंग बहुत थे। इंटरेस्ट का था, डिविडेंड का था, ठीक है, और क्या था, डिविडेंड अनपेड वाला वही पार्ट हो गया। उसके बाद ESI, PF, और क्या था आपका, हाँ वो अलग चीज़ हो गई। पहले आउटस्टैंडिंग से सारे के सारे, ठीक है, 4-5 तो यही हो गए 10 में से। उसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके बाद दैट इज हमने देखा था कॉल्स इन एडवांस मेजर, जो एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद क्या हो गया आपका, ड्यू फॉर रिफंड वाला, और अनपेड मैच्योर डेट्स। बस मेजर यही है, अनपेड मैच्योर डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान रखना, अदर करंट लायबिलिटी, इसमें से एक आइटम पक्का आएगा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बस इसमें ये याद करना, डन। अब ये मेजर एग्जाम में जो कवर अप करेगा ना, आप ध्यान रखना, ये लायबिलिटी साइड से ज़्यादा कवर अप करेगा। असेट साइड में सबसे पहले आ गया PPE, इतने दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था, I का मतलब इंटेंजिबल, नहीं सॉरी, P का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, ये एक ही हो गया। अब इसके अंदर ये टेंजिबल हो गए, क्या होगा मेरे बच्चे, ये टेंजिबल, और ये क्या होगा मेरे बच्चे, इंटेंजिबल। जो घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, क्या बोलेंगे, कैपिटल, WIP। और जो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बन रहा है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। अब ये हो गया P, ये हो गया I, ये हो गया T, ये हो गया L, ये हो गया O। यहाँ पे L के लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, जिसमें कैपिटल एडवांस आया, किसके लिए होता है, ये असेट्स के लिए। किसके लिए होता है मेरे बच्चे, असेट्स के लिए। लोन टू एम्प्लॉयज़, एडवांस टू सप्लायर, पर वही सेम कॉन्सेप्ट आता है, इसी में सेम नीचे जाकर नीचे पकड़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन टू एम्प्लॉय, एडवांस टू सप्लायर। अब यहाँ के लिए ना, यहाँ के लिए इसको रखो, और एडवांस टू सप्लायर को ना यहाँ से कट मार दो, यहीं पे रखो, उसको बेटर ऑप्शन है बस। उसके बावजूद भी ना एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कैपिटल एडवांस दे रखा है एसेट्स के लिए, ठीक है, और वो जो एडवांस है मैंने 2 साल के लिए दे रखा है, तो फिर वो क्या, लॉन्ग टर्म, क्या हो गया मेरे बच्चा, वो लॉन्ग टर्म, फ्रॉम दी बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम दी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसको भी जाके पढ़ते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ पे एसेट्स के अंदर वैसे तो मैंने बहुत चीज़ें बता दी, ये आप देख लेना, इजी है बहुत, ये आप देख लेना, ये भी इजी है, ये पढ़ के जाना। एक वैसे आज तक पूछा नहीं इन्होंने इस टॉपिक पर, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, और करंट इन्वेस्टमेंट भी एग्जाम्पल सेम है, एग्जाम्पल अलग नहीं है, बिकॉज मैं जब इन्वेस्टमेंट परचेज करता हूँ वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म मान रहा हूँ या शॉर्ट टर्म मान रहा हूँ। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया, इसमें क्या आ गया मेरे बच्चे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, ये हो गया। अब सुनो यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अदर नॉन करंट के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, यही है ना मेरे ख्याल में बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आई बात समझ। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने किसी को दी होगी, हम टेनेंट है, वो हमारा लैंडलॉर्ड है, ठीक है। और क्या था मेरे बच्चे इसके साथ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और उसके बाद क्या था मेरे बच्चे लास्ट, हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया मोर देन 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, क्या हो गया, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। इन्वेंट्री याद है किसकी होती है, रॉ मटेरियल, WIP। उसके बाद क्या था, फिनिश गुड्स। उसके बाद लूज टूल्स। उसके बाद क्या था आपका, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्या था, स्टोर्स, 5 टाइप की होती है, और साथ में एक 6 था स्टॉक इन ट्रेड, SIT। क्या था मेरे बच्चे, स्टॉक इन ट्रेड। जब मैं कोई सामान खुद बनाता हूँ, लाइक मैं चॉकलेट खुद बनाता हूँ,
तो चॉकलेट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, शुगर चाहिए, चॉकलेट पाउडर चाहिए, XY जो भी चाहिए, वो मेरा रॉ मटेरियल है। जब मैं उसको बनाना स्टार्ट करता हूँ वो WIP है, वो बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड्स। मैंने एक बोला कौन करेगा इतनी मेहनत यार, बना बनाया बाहर से खरीदो, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज़ कॉल्ड, जब बना बनाया सामान हम बाहर से खरीद कर, ठीक है, फिर बेचते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। जब खुद बनाकर बेचते हैं तो फिनिश गुड्स, क्या बोलते हैं हम। तो ये बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, मैंने बोला बहुत लोगों को पता ही नहीं है वाली बात। फिनिश गुड्स अलग होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड अलग होता है। फिनिश गुड्स मतलब हमने खुद बना के पड़ा हुआ है हमारा, और ये स्टॉक इन ट्रेड। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये हो गया आपका यहाँ पर। नीचे सब कुछ दे रखा है वैसे तो, ठीक है, पर मैंने ऊपर शॉर्ट कर दिया एज यूजुअल आपके लिए, ठीक। अदर करंट असेट्स में ध्यान रखना ये आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, ध्यान रखो, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल और एडवांस टैक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैश, बैंक, चेक, चेक या ऑब्लिक कर दो, ड्राफ्ट इन हैंड। डिविडेंड अनपेड, ये गलती से आ गया, गलती से आगे कट मार दो इसको। और याद है ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक मतलब इसके अंदर कुछ स्पेशल पैसा पड़ा होता है, एक एप्लीकेशन मनी। कंपनी इस पैसे को छेड़ नहीं सकती जब तक शेयर्स नहीं देगी, ईयर मार्क्ड बैलेंस कहते हैं इसको। या फिर अनपेड डिविडेंड, क्या पड़ा होता है, अनपेड डिविडेंड। मैंने एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। मैं कंपनी हूँ, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा 10 लाख रुपए का, क्या करा, 10 लाख का। मैंने क्या करा, इस 10 लाख रुपए को निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, एक स्पेशल बैंक अकाउंट में, जहाँ से मैं डिविडेंड पे करूँगा, क्या करूँगा, डिविडेंड पे करूँगा। अब क्या हुआ, 9 लाख का डिविडेंड पे हो पाया, क्योंकि बाकी 1 लाख जो जिनको देना था वो लोग मिले नहीं अभी। तो 1 लाख का डिविडेंड इस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, और इस बैंक अकाउंट का नाम क्या होगा, ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक। मतलब इस वाले बैलेंस को मैं टच भी नहीं कर सकता, इस स्पेशल बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। से भी अलाउड नहीं करती मुझे, कह रही है शेयर होल्डर का पैसा है, जब वो मांगेंगे तब देना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने बिजनेस में यूज़ नहीं कर सकते। तो ईयर मार्क का मतलब वो होता है, उसको हमने एकदम से ब्लॉक करा है एक तरीके से, पैसे को बिजनेस में यूज़ नहीं कर, किसी और का पैसा ही है। तो फिर इसका यूज़ क्या होता है? कुछ नहीं होता, शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, जब वो आएगा, वो नहीं आएगा तो वापस सेबी को देना पड़ेगा ये पैसा 7 साल बाद। हम 7 साल का वेट करते हैं शेयर होल्डर का। 7 साल क्यों, 7 साल इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, 7 साल तक किसी इंसान का वेट करते। कोई इंसान अगर मिसिंग हो जाता है ना, तो उसको 7 साल वेट करना पड़ता है। 7 साल के तो वो नहीं मिलता, तो उसको फिर क्या कहते हैं, कोर्ट या फिर पुलिस क्या बोलती है, उसको मानती है उसकी डेथ हो गई, क्या होगी, उसकी डेथ हो गई। तो उसे 7 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है ये। 7 ईयर्स का पैसा फिर भी हमारे पास नहीं आएगा, किसके पास जाएगा, वो सेबी के पास। आई बात सर, हाँ जी, क्योंकि हमारा हक ही नहीं है ना, ये शेयर होल्डर का पैसा था। अब शेयर होल्डर मिला ली, तुम तो चाहोगे मिले ही ना फिर, है ना। तो फिर उन्होंने कहाँ डाल दिया इसको, सेबी के पास। और सेबी इस पैसे को यूज़ करती है इन्वेस्टर्स के लिए, जो तुम्हारे टीवी में ऐड आती है डेली, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली, याद है। तो ये एड्स चलाती है सेबी। तो सेबी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या करती है, एजुकेट करती है इस पैसे से। अब छोड़ दो, बहुत ज़्यादा डीप हो गया ये। अब डन, ऑल इज़ वेल। तो ये पूरी बैलेंस शीट थी अपनी। इसमें जो अब जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेट कहाँ आता है सर, ये डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट्स। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट, ठीक है, डन। अब उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। क्या है कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स? व्हाट आर कंटीजेंट लाइबिलिटी? आर दी पॉसिबल लाइबिलिटीज। पॉसिबल मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में होता बात ही क्या थी, फ्यूचर कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता बेटा। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते और इसको सिर्फ डिस्क्लोज करते, कहाँ पे, वो भी नोट्स टू अकाउंट्स में। ये बात पता नहीं। कंटीजेंट लाइबिलिटी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, उसको हम डिस्क्लोज करते हैं, साथ में नॉट रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, और डिस्क्लोज क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसलिए जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 पार्ट होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आती है हमारी, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, और फोर्थ हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स,
एक्नॉलेज का मतलब पता है क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब पता है क्या होता है? जैसे तुम्हें मैं मैसेज करता हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करते हो, मैं क्या बोलता हूँ? एक्नॉलेज करो। बोला कितनी बार मैंने? एक्नॉलेज करने का मतलब भाई कम से कम रिप्लाई तो करो मुझे, कि मेरे को पता चले कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, राइट? एक्नॉलेज करना होता है वो, मानना, मतलब मानना। जितनी बार आप घर वालों को झूठ बोलते हो, पकड़े जाते हो, तो कोई एक्नॉलेज करना पड़ता है कि आपने झूठ बोला था। तो एक्नॉलेज का मतलब ये होता है बेटा, दैट इज कोई पर्सन को आप मान रहे हो, हाँ है ये वाला प्रॉब्लम। जैसे डिबेंचर क्या, एक्नॉलेज एज डेट होते हैं। डिवेंचर्स क्या होते हैं? एक्नॉलेज्ड होते हैं। हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैंने आपसे पैसा लिया है, मैं मान रहा हूँ और मैं आपको पेमेंट करूँगा वापस, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेज। पर यहाँ पे हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मतलब मान ही नहीं रहे कि हमें पेमेंट करनी है, पर सामने वाला हमारे ऊपर केस कर चुका है। क्या कर चुका है? केस कर चुका है। केस कर चुका है, हाँ। तो इसका इन शॉर्टकट क्या लिख सकते हो? कोर्ट केस। क्या लिख सकते हो? कोर्ट केस। कोर्ट में केस चल रहा है, सामने वाला कह रहा है पैसा देना, मैं कह रहा हूँ पैसा नहीं देना। केस होता किस चीज़ का? कोर्ट के अंदर। ये तो केस तो कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक, बस इसको याद कर लेना, बस ये याद करने वाला है। और थर्ड हो गया प्रपोज डिविडेंड। थर्ड क्या हो गया? प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है? प्रपोज करा है, फाइनल नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी है, नोट्स अकाउंट्स में आता है। याद करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रपोज डिविडेंड हमेशा कहाँ मिला था हमें? फुट नोट्स में। कहाँ मिला था हमेशा? फुट नोट्स में। 3 एग्जाम्पल पढ़ के जाना, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी में कोर्ट केस क्या हो गया? पर फॉर्मल मीनिंग वर्ड क्या है पूरा? क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, मतलब कोर्ट केस। सामने वाला क्लेम कर रहा है पर मैं मान नहीं रहा हूँ, ठीक है। बी आर डिस्काउंटेड याद है, और क्या हो गया? प्रपोज। 3 एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद 3 एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल और दूंगा मैं कमिटमेंट्स के। कमिटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है। मैंने अभी आपके साथ कमिटमेंट कर रखी है, यस और नो, कि मैं आपको पूरे साल भर पढ़ाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट चल रही है। क्या चल रही है मेरी कमिटमेंट? हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा। क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कमिटमेंट करिए। अगर कोई कमिटमेंट अभी चल रही है, ठीक है, तो ये कमिटमेंट है एक तरीके से, ठीक है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अब मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कंप्लीट कर रहा हूँ, जो मेरा अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है, राइट। शुरू में आपने 1 अप्रैल में मुझे फीस दे दी, एग्जाम्पल करते हैं, आपने मुझे अप्रैल में फ़ीस दे दी, ठीक है। और जो आपने मुझे अप्रैल में फ़ीस दी, ठीक है, पर उसके उस टाइम तो बहुत इनिशियल फेज थी मेरी, एक तरीके से मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी थी। अप्रैल में फ़ीस लेने के बाद मई में मैं कहता बेटा मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, तो आप क्या बोलते? एक ही बार बोलते ना सर फीस वापस लाओ, अब बहुत हो गया, राइट। धन हो गया, सर्वर ख़त्म, सर फीस तो दो वापस पहले। तो कमिटमेंट मेरा क्या था? अभी चल रही थी। ऐसे बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी कंप्लीट कर रही होती है, जिसके केस पैसा लेके बैठी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी, कॉन्ट्रैक्ट्स ये वर्ड क्या आएगा यहाँ पे? हमारा मेन वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एग्जीक्यूट करना है, जो करना है, टू बी एग्जीक्यूटेड, समझ वर्ड? टू बी एग्जीक्यूटेड, जो करना है कंप्लीट नहीं करा। याद हो गया? कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है, हमने पैसा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, पर काम नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट, तो भी कमिटमेंट्स एक तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटी है। उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड अप। अब बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, समझो। तुमने क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें शेयर्स इशू करे कंपनी के, ठीक है, थोड़ी देर दो, 5 मिनट, ठीक है। मैंने कंपनी के शेयर इशू करे तुम्हें, ठीक है, तुमने 10 में 7 रुपये दे दिए, ठीक है। तुमने कमिटमेंट कर दी शुरू में शेयर लेते वक्त एक तरीके से मुझसे कि 10 का 10 दोगे। क्या दोगे? 10 का 10। ये तुम्हारी कमिटमेंट थी ना। तुमने 10 रुपये का शेयर लिए, 10 रुपये तुम्हें देने हैं मुझे, पर तुमने कितना पे करा? 7 रुपये। 7 रुपये का तुम मुझे कह रहे हो सर हम नहीं दे रहे आपको 3 रुपये। मैंने कहा मत दे, तो 3 रुपये फोरफिट कर लूँगा तेरे शेयर। याद आया? तुमने कमिटमेंट पूरी नहीं करी अपनी, तुमने 3 रुपये मेरे को नहीं दिए, तुम्हारी वजह से मेरे प्रोजेक्ट रुक गए बहुत सारे। तो इसलिए जब कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर्स क्या नहीं कर रहे, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया? वो पार्टली पेड अप शेयर्स। तो पार्टली पेड अप शेयर्स के अंदर क्या होता है? शेयर होल्डर के लिए, मेरे लिए नहीं, शेयर होल्डर के लिए एक डर होता है कि अगर उसे पूरी पेमेंट नहीं करी, शेयर क्या हो सकते हैं? फोरफिट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये नहीं बोला, यहाँ पे बोला इन्वेस्टमेंट का नाम लिया। तो जिस तरीके से कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करी है, तुमने उसमें इन्वेस्ट करा, तुमने ये करा है इन्वेस्ट, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा। एक बात समझना, जब मैं बोलता हूँ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये फाइनेंसिंग होती है, पता है आपको चीज़? इशू एंड रिडम्पशन। पर जब मतलब परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये इन्वेस्टिंग होती है। याद है चीज़? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर,
तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वाला टॉपिक, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज है। जब आप कोई शेयर्स परचेज कर रहे हो पार्टली पेड अप, कौन से वाले? पार्टली पेड अप, तो तुम्हें एक 3 रुपये और देने हैं अभी, ठीक है। तो कंपनी वरना तुम्हारे शेयर क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है। तो भी तुम्हारी कमिटमेंट है जो पेंडिंग है, कमिटमेंट है जो पेंडिंग है, कमिटमेंट जो पेंडिंग है। 2 कमिटमेंट से एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टली पेड अप शेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टली पेड अप शेयर। अदर को छोड़ देते ना, अभी ऊपर 2 थे, नहीं ऊपर 3 थे। एक कोर्ट केस हो गया हमारे अगेंस्ट, क्या हो गया हमारे अगेंस्ट? कोर्ट केस। एक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, समझ, नॉट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक्नॉलेज कर लिया तो वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, ये बोरिंग्स हो गई। और मैंने एक्नॉलेज नहीं करा तो ये हो गया, और ये हो गया आपका दैट कोर्ट केस। उसके बाद हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और क्या हो गया? पीडी, प्रपोज्ड डिविडेंड। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट्स और अनकॉल्ड कैपिटल। क्या हो गया? अनकॉल्ड कैपिटल। डन, किसी को दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ हमने बात करी किस चीज़ की? ऑपरेटिंग। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है आपकी? दैट इज टाइम पीरियड जो हमें लगता है, पढ़ा था आपने बीएसटी में भी, अब तो पढ़ रहे हो बीएसटी। क्या होता है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल? मतलब एक एसेट्स जब तक इन कैश, मतलब मैं तेरे मारना एक, हमने कैश है, कैश से क्या परचेज करा? रॉ मटेरियल, याद है? रॉ मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट करा? WIP में। फिर उससे क्या बनाया यहाँ पर हमने? फिनिश गुड्स। क्या बनाया हमने? फिनिश गुड्स। फिर क्या करा? उसको हमने सेल करा। फिर इनसे क्या पैसा आया? ये जितना टाइम पीरियड लगता है इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। कभी कभी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लेंदी होती है, याद है? मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, याद नहीं? एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था वाइन का, याद करो। हाँ ठीक है, वाइन के केस में क्या होता है आपका? दैट इज वाइन को बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लेंदी होती है, आप समझो। वो कभी कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल। सपोज मैंने इनसे ग्रेप्स परचेज करे और मुझे उसको पूरा प्रोसेस में लेकर जाना है जिससे वाइन बनाऊंगा मैं, राइट? अब मैं इनको पेमेंट कब करूँगा? जब मेरी वाइन सेल होगी। पर मेरी वाइन कब सेल होगी? 2 साल बाद। तो 2 साल से पहले मैं पेमेंट नहीं कर सकता इनको, तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल की है, से फॉर एग्जांपल। तो वरना मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा भाई तेरे को पे करने के लिए? तो 2 साल मुझे वेट करना पड़ेगा। जब मेरी वाइन बिकेगी, पैसे आएंगे, मैं आपको दूंगा। अब इन्होंने क्या बोला आपको? दैट इज़ कि हमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। एक तो क्राइटेरिया बचपन से पढ़ा हमने 12 मंथ्स वाला, क्या पढ़ा है? पर इन्होंने ऐड कर दिया उसमें ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ऐड कर दिया? ऑपरेटिंग। कह रहे कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो, कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो आफ्टर 12 मंथ्स, ढंग से सुनना, प्लस आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, तो नॉन करंट होता है। क्या होता है वो? नॉन करंट। फिर क्या बोला मैंने? कोई भी पेमेंट ले रहे हो या दे रहे हो, कोई पेमेंट आप, ये सिर्फ किससे कनेक्टेड है? ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल से। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल से कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये। कोई भी पेमेंट आप ले रहे हो या दे रहे हो, मैंने डिबेंचर्स की बात नहीं करी है सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ इसी वजह मैंने डेटर और क्रेडिटर। तो कोई भी पेमेंट आप ले रहे हो या दे रहे हो आफ्टर 12 मंथ्स एंड, और नहीं है वर्ड, और नहीं है वर्ड, क्या एंड? वर्ड क्या है? एंड। क्या लगाया मैंने? एंड ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? नॉन करंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है मेरे बच्चे? 10 महीने की। और पेबल कितने महीने में हो रहा है? 8 महीने में, तो ये करंट हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल कितने की है? 10 महीने की। पर पेमेंट कितनी हुई? बार आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल है, पर विद इन 12 मंथ्स है, तब भी क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। ये 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, पर पेमेंट हो रही है 15 महीने में, ये हो गया आफ्टर 12 मंथ्स और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो क्या हो गया? नॉन करंट। ये 18 महीने की मेरी क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल, और पेमेंट कितने में हो रही है? 15। अब पेमेंट जो आफ्टर 12 मंथ्स तो है, पर ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन है, तो क्या हो गया? ये करंट लाइन। 18 मंथ्स, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। आफ्टर 12 मंथ्स है, यस। आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल है, यस। तो क्या बन गया? ये नॉन करंट, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स है। 12 महीने के अंदर अंदर तक आप पे कर देते हो तो आप करंट ही रहोगे। 12 महीने के बाद और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद, जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, इस वाले केस में हो रही हैं। फोर्थ हो गया। हाँ देखो ना, 12 महीने के बाद है
पर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है 18 महीने की, तो ये करंट हो गया। ध्यान से पढ़ लो इस वाले पॉइंट को, याद हो गया? डन। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने जानबूझ के थर्ड चैप्टर की कोई कंसेप्ट बनाया नहीं, मैंने 1 और 2 चैप्टर आपको रिवाइज कर, थोड़ा हमारा इशू रहा, उसकी वजह से हम पूरा ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट क्लास में हम पूरा रिवाइज़ कर लेंगे इस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर है? डन। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट आधे दोनों चैप्टर रिवाइज़ कर लेना एक बार ठीक से, ठीक है। आपके 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डन। चलो जी, हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आराम से।